नमस्कार, मैं सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम एलएलबी फाइनल ईयर के सब्जेक्ट सिविल प्रक्रिया संहिता में सेक्शन 47 देखते हैं। 47 कहता है कि वे कौन से क्वेश्चन हैं, वे कौन से प्रश्न हैं जिनका अवधारण डिग्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा, यानी डिग्री एग्जीक्यूट करने वाला न्यायालय कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको अवधारण करेगा या जिनको वो तय करेगा। ठीक है, सेक्शन 47 में देखते हैं अपन। तो सेक्शन 47 क्या कह रहा है कि सेक्शन 47 ये बता रहा है कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनका अवधारण डिग्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करता है। तो इसकी लैंग्वेज देखने से पहले वे सभी प्रश्न, यानी वो सारे के सारे प्रश्न जो वाद के पक्षकारों, यानी दोनों पार्टी पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों, यानी उनके प्रतिनिधियों के बीच में या उनके रिप्रेजेंटेटिव जो भी होते हैं उनके बीच में उत्पन्न होते हैं, उनके बीच में पैदा होते हैं, यानी वाद के पक्षकारों पार्टीज और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है या उनके जो हित प्रतिनिधि हैं उनके बीच में अगर उत्पन्न होने वाले सारे के सारे क्वेश्चनों को डिसाइड कौन करेगा, अवधारण कौन करेगा? डिग्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय, यानी जो डिग्री का एग्जीक्यूशन कर रहा है वो न्यायालय। जिसमें डिग्री पारित की गई थी उस डिग्री के और जो डिग्री पारित की गई थी उस डिग्री के सारे क्वेश्चन, उस डिग्री में अगर उस डिग्री के उन्मोचन, निष्पादन या तुष्टि से संबंधित कोई क्वेश्चन हो, यानी ये तीनों वर्ड हमें ध्यान से याद रखने हैं। डिग्री पारित की गई हो और जो डिग्री के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित हो, उन सभी प्रश्नों का अवधारण निश्चय कौन करेगा? डिग्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। उसके लिए कोई अलग से वाद लाने की आवश्यकता नहीं होती, यानी अगर वो डिग्री के निष्पादन या उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित कोई क्वेश्चन रह गया और उसके लिए क्या अलग से वाद लाया जाएगा? नहीं लाया जाएगा। उसका अवधारण कौन करेगा? डिग्री का एग्जीक्यूशन करने वाला न्यायालय ही उसका अवधारण करेगा। इसके बाद में आता है कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं या कौन से प्रश्न आते हैं। सेकंड जो सब क्लोज है वो लोपित हो गया 1976 के द्वारा, जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें लोपित हो गया, समाप्त हो गया। अब थर्ड सब सेक्शन है, ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी का पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं है, इसका अवधारण उसी न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यानी जहाँ पर ये प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति ए का प्रतिनिधि है या नहीं है या बी का प्रतिनिधि है या नहीं है, उस प्रश्न का अवधारण यानी डिग्री का निष्पादन करने या एग्जीक्यूशन करने वाले न्यायालय के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, और इसमें दो स्पष्टीकरण दिए हुए। पहला स्पष्टीकरण कि कोई वादी जिसका वाद खारिज हो चुका या कोई प्रतिवादी जिसके विरुद्ध वाद खारिज हो चुका, इस धारा के प्रयोजनों के लिए वो वाद के पक्षकार समझे जाएंगे। यानी मान लो कोई 5-7 वादी थे और उनमें से किसी एक वादी का वाद खारिज हो गया, उसके हिस्से तक का वाद खारिज हो गया, और जब डिग्री का एग्जीक्यूशन किया जा रहा है तो एग्जीक्यूशन के समय वह वादी जिसका वाद खारिज हो चुका था वह भी वाद का पक्षकार माना जाएगा, उसके प्रतिनिधि भी वाद के पक्षकार माने जाएंगे। ठीक है, ऐसे। फिर सेकंड स्पष्टीकरण कह रहा है कि डिग्री के निष्पादन के लिए विक्रय में संपत्ति का जो क्रेता होता है, मान लो डिग्री आई और उसका एग्जीक्यूशन किया, एग्जीक्यूशन में विक्रय की गई संपत्ति और विक्रय से जो क्रेता या जो बायर हुआ वो भी इस धारा के प्रयोजन, यानी जो डिग्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय है, डिग्री के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित कोई भी क्वेश्चन का निपटारा करता है, तो जो बायर है
यानी डिक्री के निष्पादन में कोई संपत्ति विक्रय हुई और उसका जो क्रेता है वो भी वाद का पक्षकार समझा जाएगा जिसमें वो डिक्री पारित की गई थी। इसी का बी स्पष्टीकरण, जो एक्सप्लेनेशन सेकंड है उसी का बी पार्ट ये कह रहा है कि संपत्ति का क्रेता या उसके हित प्रतिनिधि, उसका कोई प्रतिनिधि है, उसको कब्जा देने से संबंधित सारे प्रश्न इस धारा के प्रयोजनों के लिए डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित समझे जाएंगे। यानी जो क्रेता बनता है, डिक्री का निष्पादन में संपत्ति विक्रय की गई और कोई क्रेता बायर हुआ, अगर उस बायर, उस क्रेता या उसके हित प्रतिनिधि या कोई इसका प्रतिनिधि है, उसको कोई भी निर्णित ऋणी या उसके हित प्रतिनिधि अगर संपत्ति पे कब्जा नहीं होने देते, संपत्ति पे कब्जा नहीं करने देते हैं, तो वहां पर वो सारे के सारे प्रश्न किसमें समझे, कौन अवधारित करेगा, डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय के द्वारा ही अवधारित किए जाएंगे, डिसाइड किए जाएंगे। तो इसको हम विस्तार से समझते हैं। तो सेक्शन 47 सीपीसी के ही सेक्शन 11 का पूरक है, एक दूसरे के पूरक है। 11 क्या कह रहा है कि रेस जुडिकेटा, कि अगर एक बार वाद के पक्षकारों के, उनके हित प्रतिनिधियों के अधिकार डिसाइड कर दिए जाते हैं तो न्यायालय उन्हीं कोज ऑफ एक्ट, वाद हेतु को पर न्यायालय दोबारा उन्हीं पक्षकारों के वाद को नहीं सुनेगा। वैसे सेक्शन 47 में यही कह रहा है कि एक बार जब डिक्री का निष्पादन हो चुका है और उसी पक्षकारों से, उसी डिग्री, उसी वाद से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो डिग्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय के द्वारा ही निपटारा किया जाएगा। उसके लिए दोबारा से नया वाद लाने की परमिशन नहीं होगी, परमिशन नहीं होगी। ठीक है, तो इसी के लिए ये कहता है कि वाद के पक्षकार कौन होते हैं। इसमें स्पष्टीकरण नहीं, सॉरी, इसका जो सेक्शन 47 का जो तीसरा जो नियम है वो कह रहा है कि पक्षकार है या नहीं है, उसका प्रतिनिधि है या नहीं है। तो उसके लिए देखते हैं कि वाद का पक्षकार, वाद के पक्षकार से तात्पर्य हमारा ऐसे लोगों से है जिनका वाद के जो अभिलेख या रिकॉर्ड होते हैं उसमें पक्षकार के रूप में, चाहे सही या गलत तरीके से, उन्हें वादी या प्रतिवादी के रूप में उन्हें लिखा गया हो, सिवाय उनके जिन्होंने प्रतिनिधि की हैसियत से वाद संस्थित किया हो। यानी प्रतिनिधि आ रहा है वो तो वाद का पक्षकार नहीं आएगा, उसका नाम तो अभिलेख में दर्ज नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो वाद का पक्षकार होगा। या जिनके विरुद्ध प्रतिनिधि की हैसियत से वाद संस्थित किया हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध ना तो कोई अनुतोष मांगा गया हो, ना ही उसके विरुद्ध कोई डिग्री पारित की गई, किंतु फिर भी वो वाद का पक्षकार बनाया गया हो, इस धारा के प्रयोजनों के लिए वो वाद का पक्षकार माना जाएगा। जहां किसी व्यक्ति के प्रतिनिधि की हैसियत से वाद संस्थित किया जाता है या उसके प्रतिनिधि के विरुद्ध वाद संस्थित किया जाता है, तो वहां वह सभी व्यक्ति जिनका वो व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिनका नाम अभिलेख पे दर्ज है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए वाद के पक्षकार माने जाएंगे। अब आ रहा है कि हमने पढ़ा कि वादी जिसका वाद खारिज हो चुका है या कोई प्रतिवादी जिसके विरुद्ध वाद खारिज हो चुका है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए वो वाद के पक्षकार माने जाएंगे।